हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की वीडियो क्लास 12 के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि उनका अकाउंट्स का पेपर हो चुका है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अकाउंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जो उनका पेपर हुआ है बीएसटी और इकोनॉमिक्स, इसके बारे में भी हम एक कंबाइंड डिस्कशन करेंगे और जिस डिस्कशन को करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एमटीजी की एडिटोरियल टीम से दो एक्सपर्ट्स। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं शिवानी मैम और ज्योति मैम के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ज्योति मैम को तो बहुत बार देखा होगा, शिवानी मैम का ये फर्स्ट टाइम है। सो मैम, आज अकाउंट्स का पेपर हुआ है। अब अगर मैं इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो वो कैसा था? ऑल्सो ये वीडियो जो है वो क्यूमुलेटिव है हमारी बीएसटी की और इको की भी। तो उनके जो सेट्स आए थे वो कैसे रहे और आज का पेपर जो अकाउंट्स का हुआ है वो कैसा रहा? अच्छा, अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स ओवरऑल देखो एंड इफ यू इवन फोकस ऑन काउंट्स, सारे ही पेपर्स मॉडरेटली डिफिकल्ट थे इस बार। अच्छा। और लेंदी होने के कारण बच्चे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने ऑलरेडी पीवाईक्यूज काफ़ी प्रैक्टिस करके आए हों और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स रखे हों। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ध्यान रख के अगर हम पूछें तो पेपर, अगर मैं अकाउंट्स का फोकस करूँ तो यस इट वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट। काफ़ी उसमें बच्चों को बहुत ध्यान से पहले पेपर रीडिंग का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर फोकस करा हो, समझा हो क्वेश्चंस में क्या है, क्योंकि सारा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान ध्यान इस चीज़ पे देना कि कोई मिस्टेक्स ना रह जाए, बिकॉज बैलेंस आउट करना है। ये मेक श्योर करना है कि कैलकुलेशंस में कोई गलती ना हो। तो ये ओवरऑल एक ध्यान रखते हुए, तो पेपर वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट। मॉडरेट, ओके। यस। ये टाइम मैनेजमेंट और लेंथी पे तो मैं आगे बात करूंगा। मुझे एक ही चीज पूछनी थी कि अगर मैं आज का पेपर देख के पूछूं तो ये कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा था या रॉट लर्निंग वाले जो कोई रट कर अगर कोई गया हो तो उसको तो चैलेंजेस आए होंगे जैसे आप बता रहे हो। तो उस हिसाब से ये क्या तीनों में ऐसा देखने को मिला था या तीनों ही कंसेप्ट बेस्ड थे या फिर रॉट लर्निंग वाले जो पढ़कर बच्चे गए थे तो उनको डिफिकल्टीज हुई? पीएचडी और इकोनॉमिक्स में तो रोट लर्निंग बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ये काम आती है। बस कंसेप्ट और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बात काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती है। हम्म। और अकाउंटेंसी में तो कुछ कुछ तो याद करना ही पड़ता है, बट थ्योरी पार्ट आप इजीली थोड़ा बहुत कर लोगे, बट न्यूमेरिकल्स में तो ऑब्वियसली कंसेप्ट्स ज़रूरी है। रोट लर्निंग मतलब इतना नहीं बेसिक है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि रॉट बेसिक लर्निंग सब थ्योरी, काम नहीं होता। बिल्कुल बेसिक थ्योरी डेफिनेशंस आप हैंडल कर सकते हो। हम्म। हाँ। बट क्योंकि कॉमर्स के अगर आप सब्जेक्ट्स देखें, फोकस आज का पेपर देखें, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का, रट्टा मार के आप नहीं कर सकते क्योंकि सब एप्लीकेशन बेस्ड है। आपको उसको आपको उसको एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के बच्चा आंसर करे। वही, तो वो थोड़ा क्योंकि डिफिकल्ट हो पूरा जाता पैटर्न भी चेंज हुआ और है। अगला यस। सवाल मेरा पैटर्न से ही उठ कर आता है कि भाई अब जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा है और अब देखा जाए तो टेक्निकली क्या 12th में जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनके ऑलमोस्ट सारे पेपर्स खत्म हो चुके हैं। कॉमर्स का भी ऑलमोस्ट अब ये हो ही चुका है हम्म। मेजर मेजर अकाउंट्स में जो थे। अब ये सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज करा है, अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूँ तो क्या ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहा है इस बार? देखिए, जो कॉम्पिटेंसी फोकस इस बार जो की टर्म बहुत इंट्रोड्यूस किया है, काफी बज में हम्म। रहा है। इससे क्या है कि बच्चों को ये बेनिफिट हुआ है कि रट्टा नहीं मारना। ये सबसे मेन चीज है। हाँ, तो उस वो रट्टे में से बाहर निकल गए और क्या है, बच्चे को समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट होता क्या है। हम्म। ताकि अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वैसे भी आंसर कर सकता है। तो वो जो स्ट्रैटेजी बदली गई है उससे बहुत बेनिफिट हुआ उन बच्चों के लिए जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया सब्जेक्ट का, तो वो अपने आप आंसर कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व किया जा क्योंकि सकता है। भाई उनको सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी नहीं करा रहे, उनको आगे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, तो उसका हम्म। एक उनको एसेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। इसलिए ये अब कहना चाह रहे हैं कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है बेनिफिशियल में रहा ही रहा है। ओके मैम, टाइम मैनेजमेंट पे अब बात करते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ लेंथी, क्योंकि अगर मैं इको की भी बात ना करूँ, अकाउंट्स की चलो बात करता हूँ या बीएसटी की बात करूँ, कुछ कुछ एक ऐसी चीजें होती है वो ना पढ़ने में ही टाइम जाता है क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। इको में तो चलो थोड़ा बहुत की टर्म्स होते हैं जो आप समझ के फटाफट सोचते हो कि अच्छा ये उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्योंकि है तो सारा तीनों थ्योरेटिकली कि लिखने का बहुत काम है। तो मैनेज कैसे करा होगा बच्चों ने ये चीज? जैसे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में इवन एमसीक्यूज भी पूरी पूरी केस स्टडी है, फिर उसके बाद लास्ट में एक आंसर निकलता है। सेम प्रैक्टिकल्स में तो चलो ठीक है, फिर भी वो 6 मार्कर है, बट जो एमसीक्यू है उसमें भी इतना टाइम लग जाता है कि बार बार रीड करके देखना पड़ता है कि वापस क्या था क्वेश्चन। वो बहुत एक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बार बार पढ़ना किसी चीज को, टाइम तो जाया होता ही है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने में इजी लगता है
और इजी भी होता है, बट वो कई बार क्या होता है, बस आपको एक अपना एप्लीकेशन लगाना है कि इसमें आंसर एग्जैक्ट क्या आना है, कभी कभी उसमें थोड़ा टाइम लग दो जाता है। पॉइंट के सो बीच में टाइम की मैनेजमेंट इज इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। और सारी एक चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा खेल ये है कि भाई आपने प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर कर गए हो, है ना। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आए, ठीक है, अकाउंटेंसी में, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे या कुछ बाहर से देखने को मिला? एंड सेम इन अकाउंट्स और इको के अंदर, कि जो क्वेश्चंस थे वो सारे एनसीईआरटी से ही उठकर आए थे या कुछ बाहर से भी देखने को मिले थे इसमें? देखिए अकाउंट्स में तो क्या है कि आपने अगर बहुत अच्छे से एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर रखी है तो वो कैसा भी क्वेश्चन का चेंज कर दें, वो आपको पता है कि उस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करना हम्म। है, एंड आपको उसको बैलेंस आउट करना आना चाहिए। टॉकिंग अबाउट इको एंड बिजनेस स्टडीज, 90% अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ रखा है, एक एक वर्ड उसके एक एक लाइन, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से ही आपको मिल जाएंगे। सारे बीएसटी और इको कॉन्सेप्ट्स तो उसी मोस्टली yes. उसी में से ही आ जाता है तो कि फंडामेंटली एनसीईआरटी आपको सब कुछ तैयारी करा देती है अगर आपने उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ अकाउंट्स का थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है नंबर्स वगैरह का कि है। बाहर से आ गया, क्योंकि बाहर से कभी वो होता नहीं क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं वहां ऑब्वियसली। पे जैसे फिर वो आ जाता है आपका पीवाई। वही है। अच्छा, यस। ट्रिकीनेस की अगर मैं बात करूं तो आज का पेपर ट्रिकी लगा आपको कि यार बच्चे को कोई अकाउंट्स का पेपर, जैसा आपने भी मेंशन किया है कि यार वो जो नंबर्स और कुछ चेंज चेंज होता है तो बच्चे को ट्रिकी बन जाता है, तो आज का पेपर कितना ट्रिकी था? जो कैश फ्लो का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा, और एक शेयर्स कैपिटल की जो केस स्टडी हुई थी वो ट्रिकी हो गई वो थी थोड़ा बच्चों के लिए, मतलब मोस्टली वहाँ बच्चे वहाँ फंसे होंगे। हम्म, और बीएसटी और इको में भी सेम ऐसे ही था, ट्रिकीनेस कुछ था, या फिर वो थोड़ा सा हम्म। मतलब कि आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी से था तो बच्चों ने मैनेज कर ही लिया होगा? नहीं, जैसे इको में कहीं भी थोड़ा बच्चे सर्शन रीजन में फंसे हैं, हम्म। वहां थोड़ा स्टक हुआ है। बिजनेस स्टडीज में कायदे से देखा जाए वो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और आपका प्रिंसिपल्स, तो कई बार उसको केस स्टडी में अप्लाई करने में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। उसमें सेकंड पार्ट जो पूछते हैं वो फर्स्ट पे डिपेंड होता हम्म। है कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने कोई फीचर आइडेंटिफाई किया है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अगर पहला नहीं किया तो दूसरा भी नहीं दूसरा भी आएगा। नहीं हो पाता। ओ मतलब मोस्टली, क्योंकि हम ऐसा होता था कि हमें होता था कि चल यार एक तो निपटा, अब दूसरे पे आ हम्म। जाओ, तीसरे पे आ जाओ, लेकिन यहाँ तो है कि यार अगर पहले तीसरे पे आते रिलेटेड पता है। चला अरे पहले पे वापस आ गए। अब जैसे आप ये कह रहे हो कि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस है, तो कैसे टाइप के इस बार केस बेस्ड स्टडीज देखने को मिले अकाउंट्स में क्वेश्चंस? मेन तो वही है, मतलब सेम बेसिक कंसेप्ट वही है, टर्म्स भी वही है, बस थोड़ी सी वैल्यूज अलग अलग हो जाती हैं। वैल्यू जैसे अलग अलग। शेयर्स का नॉर्मल जैसे क्वेश्चन हर साल 4 फीचर का ही आता है, हम्म। इस बार भी वही आया। पार्टनरशिप में गुडविल का आता ही आता है, तो वो भी पैटर्न मतलब ऑलमोस्ट वही है, बट चीज़ें थोड़ी दूसरे तरीके से आ जाती और जो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस थे उनका क्या लेवल था हार्डनेस को, अगर मैं बात करूं कि बच्चों के लिए कि अच्छा पेपर जो सेट हुआ है, ठीक है, उसमें मैं एमसीक्यूज की अगर बात करूं तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे कि यार बच्चों के लिए थोड़े से हार्ड रखे गए, थोड़े से नहीं यार चलो मॉडरेट रख दो भाई कि ज्यादा ही हार्ड मत दो, तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे? एमसीक्यूज है। इजी वर टू ऑल इजी, मतलब हम उसको इजी इजी ही टू कह हाँ सकते हैं। इजी। तीनों में? हाँ। बीएसटी में भी, इको में भी? एमसीक्यूज में मतलब आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, मतलब फंडामेंटल की आपको क्लियर है तो आप कर लेते हो थ्योरी सॉल्व। और प्रैक्टिकल मिक्स दोनों। हम्म। अच्छा, मैंने अब तक ना पूरी डिस्कशन से ये समझ में आया कि भाई अगर आप प्रैक्टिस कर कर गए हो ना, हम्म। तो चाहे पेपर कैसा भी हो आप कर लो। और प्रैक्टिस में अगर मैं वही कहूँ कि एक बच्चा जो पीवाईपी अच्छे से कर कर गया हो, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो, जिसने सैंपल पेपर्स, जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी हो, वो एक अच्छा सा इसको एक मतलब एक कंट्री एडवांटेज का एज तो मिलता ही है कि जो भाई कर कर जा रहा है इंस्टेड ऑफ जो सिर्फ एक एनसीईआरटी बेस पे जा रहा है। बट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठकर आता है कि हम एमटीजी हमेशा ये कहते हैं कि यार हमारा 70 to 90% तक जो पेपर होता है वो हमारे सीबीएसई चैंपियंस, हमारे क्वेश्चन बैंक्स या हमारे स्कोर मोड जो सैंपल पेपर्स है उसमें से निकल कर आता है, राइट। सो अगर मैं इस बार बोलूँ तो कितने क्वेश्चन हमें सिमिलर देखने को मिले जो ऑलरेडी हमारे बुक्स के अंदर दिए गए थे, या एग्जैक्ट ये सिमिलरिटी जो भी था? इकोनॉमिक्स पार्ट में तो काफ़ी चीज़ें जैसे ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिली है, और सेल्फ असेसमेंट भी उसमें जो खुद का होता है उसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो भी मतलब वो एज पर लेटेस्ट पैटर्न होते हैं। हम्म। जैसे सीबीएसई का भी नया आया है कॉम्पिटेंसी फोकस, तो वहाँ से भी वो सिमिलर चीज़ निकल के ही आती है। और मतलब मीन प्रीवियस ईयर उसमें 10 ईयर का तो एनालिसिस है ही, तो वहाँ से भी आइडिया पता चल जाता पता चले जाता है, आई गेस लेकिन 70 to 80% आप कह सकते हो हाँ हमारी वही, बुक से। अगर एक बच्चे ने पूरी तैयारी कर पूरी रखी है तैयारी तो कर वो रखी हो। कंफर्टेबली जाके पेपर सॉल्व कर अगर सकता है। जिस भी बच्चे ने ये 2-3 बुक से पढ़ा हो एमटीजी की, हम्म। तो आराम से 80% तो उसका कहीं पे भी बिल्कुल। वो नहीं होगा। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा बच्चों के बेनिफिशियल,
कि भाई वो आगे जाके उनको बेनिफिट मिल सके कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराने के लिए। आपको क्या लगता है कि यार इसके अलावा और क्या एक और चीज ऐड ऑन होनी चाहिए जो सीबीएसई को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए आने वाले सेशन में या इसी सेशन से कि यार बच्चे को कॉम्पिटिटिव का तो चलो तुमने एक एसेंस देना था, अब दे दिया, अब इसके अलावा वो और क्या कर सकता है कि बच्चा स्किलफुल भी और हो सके? क्योंकि लर्निंग मतलब वही है कि थियोरेटिकली पढ़ के उस रॉड लर्निंग से निकालने के लिए आपने ये चीज करी, बट और बच्चे को स्किलफुल कैसे बनाया जा सकता है? स्किलफुल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है हम्म कि अगर आज गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है तो वो क्यों ले रही है, तो एक्चुअल लाइफ में वो क्यों किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कि हम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ऐसे ही ना कर दे, मतलब उसके पीछे कुछ एक लॉजिक होना चाहिए। अच्छा जैसे अब देखना अब सीयूईटी आ चुका है, हम्म उसी हिसाब से जैसे अब जब सीएफक्यूज आए तो एक बच्चे को जब वो सीयूईटी का पेपर देता है वहां पर कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपका एक एनालिटिकल बेंड हो गया है वैसा सोचने के लिए, आंसर हम्म करने के लिए। हम्म उसी हिसाब से अगर आप आजकल के बच्चों को देखें जो स्कूल से निकल रहे हैं, स्टार्टअप्स, ऑल हम्म। दीज न्यू थिंग्स व्हिच हैव कम अप, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं हर कि चीज में स्टार्टअप करने का मतलब हाँ दिमाग बहुत चल क्या लगाते रहा हैं, है, स्किल तो वो बहुत ज्यादा। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, द वे प्रैक्टिकल नॉलेज। शिवानी मैम ने मेंशन किया, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो गए, केस स्टडीज हो गई कि ये एक सिनेरियो में ऐसा हुआ था तो कैसे आज के टाइम में वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प। ओके मैम, अब मेरा जो एक लास्ट क्वेश्चन है ये उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त हमारे ऑडियंस जो वीडियो देख रही है और अभी भी वो 12th में आई है, वो कॉमर्स का बच्चा जो अब अपना अगले महीने से सेशन स्टार्ट करेगा, पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा, तो अकाउंट्स, बीएसटी और इको, क्या ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए उसके लिए, क्या रोड मैप होना चाहिए कि बच्चा एंड में आते आते, क्योंकि पेपर लेंदी आते हैं, थ्योरी बहुत होती है, पढ़ना बहुत पड़ता है, कैसे उस चीज को आके वो हैंडल कर सके, कैसा अपने टाइम टेबल बनाए कि जो ये लेंदीनेस है, जो ये टाइम मैनेजमेंट उसके लिए इशू ना बन सके, कंसेप्ट क्लियरिंग उसको आराम से हो सके, तो कैसे उसका एक रोड मैप होना चाहिए? अच्छा अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट्स को देखो तो फाउंडेशन इन सब का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप अकाउंट्स में बेस। बोल रहे हैं तो फॉर मैथ्स अगर आपको क्लैरिटी है फ्रॉम क्लास 11 तो आप 12th में उसको आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली विद द न्यू सिलेबस आप पिकअप कर लेते हो। सेम इज विद इको एंड बिजनेस स्टडीज, तो कॉन्सेप्ट वन इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फ्रॉम द प्रीवियस क्लास होना, एक एज मिल जाता है आपको। दूसरा क्या है, नॉनदीलेस आप जैसे जैसे आगे विद सिलेबस बढ़ते जाते हो, प्रैक्टिस इज द ओनली की। इन इन पेपर्स में तो प्रैक्टिस ही आपको चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस से आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, और टाइम मैनेजमेंट होगा यू कैन स्कोर 100 on 100 कि इन योर पीवाईपी से ठीक है, एग्जाम्स। आपको सिर्फ इतना ही पता चल सकता है कि यार पहले के पेपर कैसे थे, लेकिन उससे बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं बन पाओगे, आप उसके प्रैक्टिस कर लोगे लेकिन उसके अगर सिमिल, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ कर आने नहीं है, तो उसके लिए सैम्पल पेपर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर इस बार भी अगर आप पेपर्स देखें तो बहुत सिमिलैरिटीज थी फ्रॉम सैम्पल पेपर्स, तो वो सारा वही प्रैक्टिस करना लास्ट 10 years का इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही हर कंसेप्ट के साथ एक एग्जांपल अगर ऐड हम्म करते जाओ, थोड़ा सा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन सा पे इजी फोकस करो। रहता है। ओके, वही यही चीज़ थी मैम, आई गेस कि जो भी ऑडियंस हमारी ये वाला डिस्कशन देखेगी उसको थोड़ा सा ये समझ आएगा कि भाई अगर हमें अब नया सेशन स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच मैम अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था भाई आज की वीडियो में, आई होप आपको यार ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो, ठीक है, एंटरटेनिंग लगी हो, हमने बहुत कोशिश करी है हर एक एस्पेक्ट पे बात करने की। अब भाई पेपर्स तो खत्म, लेकिन इसके बाद आगे क्या करना है तो उसके लिए भी तो पॉडकास्ट आएंगे, तो यार आप MTG के भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास उस तक का लिंक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो और ये बताओ कि भाई तुम्हारा अकाउंट्स पेपर आज का कैसा हुआ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।